इस आदमी ने 11 साल लगाकर आखिरकार एक गेम को क्लियर किया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पल वह इसे जीतेगा, गेम वर्ल्ड रियलिटी पर कब्जा कर लेगी। सारे इंसान प्लेयर्स बन गए। कैंग जिन ह्यूक इकलौता प्लेयर जिसने गेम क्लियर किया था और इसके सारे सीक्रेट्स जानता था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह अपनी किस्मत बदलने का मौका है। जब बाकी सब कंफ्यूजन में थे, उसने शुरुआत से ही हिडन आइटम सिक्योर कर लिए थे और गेम में हिडन अचीवमेंट्स कंप्लीट करने वाला वह पहला इंसान बना, जिससे उसे अपने पिछले प्ले थ्रू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल मिल गई। कुछ ही पल पहले तक कांग जिन ह्यूक बस एक मामूली सा स्ट्रीमर था। वह ज्यादातर टावर ऑफ ट्रायल्स नाम का एक बकवास गेम खेलता था। इसे बकवास इसलिए कहते थे क्योंकि यह गेम हद से ज्यादा डिफिकल्ट था। इसमें सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक फैला लैबिरिंथ ही नहीं था, बल्कि इसके बॉसेस इतने पावरफुल थे कि उन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। गेम बहुत हार्ड था, इसलिए कई प्लेयर्स ने हार मान ली। सिर्फ कांग जिन ह्यूक ने 11 साल लगाकर आखिरकार 50 TS स्वास की पाम सारे निकालना किड फ्लोर तक का सफर तय किया। तभी उसे सिस्टम की कंप्लीशन नोटिफिकेशन मिली। साथ ही एक अनाउंसमेंट भी हुई कि गेम अपडेट होने वाला है। लेकिन कांग जिन ह्यूक ने प्लान बना था कि वह अपनी कंप्लीशन वीडियो अपलोड करेगा और फिर इस टॉर्चर करने वाले गेम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। महीने में 12 घंटे स्ट्रीम करके थोड़े से पैसे कमाने के इन दिनों को बदलना जरूरी था। लेकिन जैसे ही उसने फेयरवेल कहने के लिए अपनी स्ट्रीम शुरू की, एक दूसरी स्ट्रीम ने उसका ध्यान खींचा। उस फुटेज में गेम का टावर ऑफ ट्रायल्स असल में रियल वर्ल्ड में आ चुका था और साथ ही यह नोटिफिकेशन भी आई कि टावर ऑफ ट्रायल्स का अपडेट कंप्लीट हो गया है। सभी इंसान प्लेयर्स बन गए और उन्हें एक नोटिस मिला कि अगर उन्होंने इसे 90 डेज के अंदर क्लियर नहीं किया तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रियलिटी में आई इस भयानक अनोमली को देखकर कैंग जिन ह्यूक ने इसके पीछे का राज सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि तुरंत डिसीजन लिया और एक्शन में आ गया। उसके पास क्लियरिंग एक्सपीरियंस था। अगर वह अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस को फॉलो करे तो वह इसे फिर से क्लियर कर सकता था और अब उसे सबसे पहले एक रेयर आइटम हासिल करना था। जल्द ही कांग जिन ह्यूक एक अंडरग्राउंड शॉप पर पहुंच गया। टावर ऑफ ट्रायल्स एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। इस गेम में कुछ रियल वर्ल्ड लोकेशंस भी थे और यही वह जगह थी जहां एक हिडन आइटम स्पॉन होने वाला था। जैसे ही वह पहुंचा, कांग जिन ह्यूक को प्रॉम्प्ट मिला कि वह एक इवेंट एरिया में एंटर कर चुका है। वहां आसपास काफी लोग थे और कांग जिन ह्यूक तुरंत समझ गया। इन लोगों ने भी कभी ना कभी टावर ऑफ ट्रायल्स खेला था। पर तभी किसी ने कांग जिन ह्यूक को आवाज लगाई। वह ली जंगसू था, उसकी स्ट्रीमिंग कंपनी का एक मैनेजर। ली जंगसू जानता था कि कांग जिन ह्यूक इस गेम में स्किल्ड है और वह इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करना चाहता था। उसने स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाकर कांग जिन ह्यूक को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, यह याद करते हुए कि कैसे ली जंगसू उनके जैसे स्मॉल स्ट्रीमर्स को एक्सप्लॉइट करता था। कांग जिन ह्यूक ने सीधा उसे एक जोरदार हेडबट मारा और ठंडी आवाज में बोला, ली जोंगसू, दुनिया अब बदल चुकी है। अब से मुझसे बात करते वक्त थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाना। कांग जिन ह्यूक मन ही मन खुश था और दोबारा मारने ही वाला था कि तभी पास के फाउंटेन का पानी उबलने लगा। अगले ही सेकंड हरी भरी टहनियों और पत्तों के बीच से पानी का एक बड़ा कॉलम आसमान की तरफ उठा। फाउंटेन में से अचानक एक जियांट ट्री निकल आया। कांग जिन ह्यूक मुस्कुराया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मेमोरी में था। खजानों से भरा ग्रीड मैंग्रोव आ चुका था। इसी पल पेड़ पर फल उगने लगे। यह वो फल थे जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ा सकते थे, पर वो सिर्फ 4 थे, जिसने तुरंत सबका लालच बढ़ा दिया। फिर हर कोई पागलों की तरह आगे भागा। इस बीच ली जोंगसू ने गाली दी कि वो टीम अप कर सकते थे, पर अब मौका हाथ से निकल गया है। कांग जिन ह्यूक ने बस ताना मारा, नूब, मुझे एक्सपर्ट पर धौंस जमाने की कोशिश मत कर। देखते ही देखते सारे फल ग्रीड मैंग्रोव से तोड़ लिए गए। कुछ लोगों ने तो उन्हें खाकर एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी गेन कर लिए थे। अचानक अगले ही पल पहले से शांत खड़ा ग्रीड मैंग्रोव भड़क उठा। तब जाकर प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि सारे फल खाने के बाद ग्रीड मैंग्रोव अपने आसपास के लोगों पर अटैक करेगा। जहां एक तरफ सब घबराहट में भाग रहे थे, वहीं कांग जिन ह्यूक ने भागते हुए ली जोंगसू से कहा, असली ट्रेजर तो अभी आया ही नहीं है, मेरे साथ कोऑपरेट कर और उसे हासिल कर। ली जोंगसू ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कांग जिन ह्यूक ने कहा, सबसे पहले हमें स्प्लिट अप होना होगा और 2 अलग अलग साइड से इसके पास जाना होगा। ली जोंगसू तुरंत समझ गया कि यह उसकी विजन कंफ्यूज करने के लिए है। ट्रेजर उसके ट्रंक में है। जब हम एक्शन लें तो हम दोनों में से कोई भी घबराना नहीं चाहिए, वरना हमारा खेल खत्म। ली जोंगसू ने सिर हिलाया। अगले ही पल कांग जिन ह्यूक चिल्लाया और दौड़ पड़ा। लेकिन जब पेड़ की रूट्स ने कांग जिन ह्यूक पर अटैक किया, ली जोंगसू वहां कहीं नहीं था। ली जोंगसू ने मजाक उड़ाया, इडियट, मैं तो बस चाहता था कि तू मेरा डिकॉय बने। पर कांग जिन ह्यूक ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था और मुस्कुराया। अगले ही पल जो रूट्स शुरुआत में कांग जिन ह्यूक पर अटैक कर रही थीं, वो सीधा दूर खड़े ली जोंगसू के पीछे पड़ गई। तू जो इतनी दूर खड़ा है, असली डिकॉय तू है कमीने। अब मुझे ट्रेजर ले लेना चाहिए। ग्रीड मैंग्रोव के ट्रंक के अंदर एक बेहतरीन आइटम था जो एट्रीब्यूट्स एनहांस करता था।
हालांकि ग्रीड मैंग्रोव की वाइन्स हद से ज्यादा डेंजरस थीं, लेकिन एक गेमिंग एक्सपर्ट होने के नाते कैंग जिन ह्यूक ने बस एक साइड स्टेप लिया, जिससे वाइन्स एक दूसरे से टकरा गईं और खुद ग्रीड मैंग्रोव पर ही अटैक कर दिया। उस इंपैक्ट से ग्रीड मैंग्रोव का वीक पॉइंट, उसका मैंग्रोव कोर एकदम वैसे ही एक्सपोज हो गया जैसा उसने गेम में एक्सपीरियंस किया था। फिर कैंग जिन ह्यूक की आंखों में एक खतरनाक चमक उठी और उसने जमीन से एक नुकीली लकड़ी उठा ली। ग्रीड मैंग्रोव के पागलपन भरे अटैक से पूरी तरह बेअसर लगातार डॉज करते हुए वह ग्रीड मैंग्रोव तक पहुंचने ही वाला था। पर तभी एक नीली रोशनी चमकी और उसके बाद ग्रीड मैंग्रोव से तितलियों का एक झुंड उड़ने लगा। कैंग जिन ह्यूक ने तुरंत उन्हें पहचान लिया कि यह स्लीप बटरफ्लाइज हैं, जो लोगों को गहरी नींद में सुला सकती हैं। उसने तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लिया। जब तक वह अपनी सांस रोक कर रखता, वह बटरफ्लाइज के इफेक्ट से बच सकता था। फिर एक जोरदार वार के साथ कैंग जिन ह्यूक ने उस वुडन स्पाइक को सीधे लाल कोर के अंदर घुसा दिया। उसी वक्त उसने अपना एक हाथ तुरंत ट्रंक के अंदर कुछ पकड़ने के लिए डाला। पत्ते मुरझा गए और वाइन सूख गई। ग्रीड मैंग्रोव आखिरकार डिफीट हो गया था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ग्रीड मैंग्रोव को हराने वाला कैंग जिन ह्यूक पहला इंसान है। उसकी यह अचीवमेंट पूरे एक दिन तक हॉल ऑफ फेम पर डोमिनेट कर सकती थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने से बचाने के लिए उसने अनोनिमस डिस्प्ले चूज किया। फिर उसने आगे हाथ बढ़ाया और मरे हुए ग्रीड मैंग्रोव से एक गोल मोती निकाल लिया। यही वह एक्सीलेंट आइटम था जिसकी उसे तलाश थी, ग्रीड मैंग्रोव एसेंस वुड पिल। ग्रीड मैंग्रोव के ऑर्डिनरी फ्रूट्स सिर्फ 3 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ा सकते थे, पर यह वुड पिल सीधा 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड कर सकता था। लेवल अप होने पर प्लेयर्स को 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। एक वुड पिल का मतलब था कि कैंग जिन ह्यूक सीधा 4 लेवल्स गेन कर लेगा। इसके बाद कैंग जिन ह्यूक ने वुड पिल निगल ली और उसके एट्रीब्यूट पैनल में सीधे 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स जुड़ गए। अब वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट लेवल प्लेयर बन चुका था। 1 घंटे बाद कैंग जिन ह्यूक की ग्रीड मैंग्रोव क्लियर करने वाले वीडियो सिस्टम ने ऑनलाइन पोस्ट कर दी, जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया। उसी समय लोग उस प्लेयर को कांटेक्ट करने के लिए भारी कीमतें ऑफर करने लगे जिसने ग्रीड मैंग्रोव क्लियर किया था। 1 बिलियन की सैलरी देखकर एक पल के लिए कैंग जिन ह्यूक टेम्प्ट भी हुआ, पर फिर उसने यह ख्याल झटक दिया। हालांकि उसकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी, पर इकलौता क्लियरिंग प्लेयर होने के नाते उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वह थी इंफॉर्मेशन मोनोपोली, जो प्राइसलेस थी। इसके बाद वह अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करके टावर ऑफ ट्रायल्स के आने से अफेक्ट हुआ अगला ट्रेजर हासिल करेगा। टावर के बाहर मौजूद हिस्टोरिकल रिलिक्स धीरे धीरे लेजेंडरी रिलिक्स में बदल जाएंगे। जाहिर है कि वह असली नहीं है। पावर्स वाले लेजेंडरी रिलिक्स टावर के अंदर हैं, टावर के बाहर वाले सिर्फ रेप्लिकास हैं। दूसरे शब्दों में वह कॉपीड वर्जन्स हैं। बहुत सारे लेजेंडरी रिलिक्स हासिल करने की जगह शहर का म्यूजियम थी। हालांकि पूरे शहर में सिर्फ एक ही म्यूजियम था, इसलिए रिलिक्स का लालच रखने वाले लोग शायद वहीं इकट्ठा होंगे और उनमें पक्का एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। कैंग जिन ह्यूक ने दरवाजा धक्का देकर खोला। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वह एक इवेंट एरिया में आ चुका है। आसपास बहुत शांति थी, पर अगले ही पल कांग जिन ह्यूक के चेहरे के भाव बदल गए। उसके सामने एक जली हुई लाश पड़ी थी। सच में एक्सपर्ट्स उससे पहले ही पहुंच चुके थे और उन सब का मकसद शायद वह लेजेंडरी रेलिक हासिल करना था, जिसे ग्रेट मैप कहते हैं। इस मैप में टावर ऑफ ट्रायल्स, कई लैबिरिंथ्स, रूइंस, इक्विपमेंट और मॉन्स्टर्स का रिकॉर्ड था। हालांकि इसमें सिर्फ पहले 10 फ्लोर्स की इंफॉर्मेशन थी, पर लोगों को पागल करने के लिए इतना ही काफी था। लेकिन सच तो यह था कि यहां मैप से भी ज्यादा कीमती एक और लेजेंडरी रेलिक छुपा था। म्यूजियम के 2nd फ्लोर पर लेजेंडरी रेलिक्स छीनने आए लोगों के बीच पहले ही केओस मच चुका था। फायर स्किल्स वाला एक बूढ़ा आदमी और पेट्रिफिकेशन स्किल्स वाले एक जवान लड़के के बीच लड़ाई चल रही थी। उस बूढ़े आदमी ने बस हल्का सा इशारा किया और वह लड़का तुरंत आग की लपटों में घिर गया। फिर वह बूढ़ा आदमी सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और बोला, बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूं लेडी। ली ने बस एक स्कल्पचर को छुआ और एक पावरफुल कोबल्ट को समन कर लिया। ली ने अपने सामने खड़े लुटेरों को वार्निंग दी कि सब कुछ नीचे रख दो, यह सब उसका है। लेकिन कांग जिन ह्यूक ने बिना किसी परवाह के आसपास देखा और सीधा उसके सामने से एक प्रेशियस एंशिएंट पेंटिंग उठा ली। मुंह पर तमाचा पड़ने जैसा महसूस करते हुए ली ने गुस्से से कहा, मेरी ब्लेड की धार टेस्ट करना चाहते हो क्या? उसने ताना मारा, जाओ उसे मार डालो। कोबोल्ड ने अपना हथियार घुमाया और सीधा कांग जिन ह्यूक की तरफ झपटा, पर कांग जिन ह्यूक ने बस एक पंच मारा और कोबोल्ड का हथियार छिटक कर दूर जा गिरा। जहां बाकी लोग शॉक्ड थे, वहीं ली तो पूरी तरह सन्न रह गई। कांग जिन ह्यूक ने बस मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारी ब्लेड कुछ खास तेज नहीं है। ली ने कांग जिन ह्यूक से कहा कि ज्यादा कॉकी मत बनो। फिर उसने अपने बैकपैक से 4 और स्टैचूज निकाले। वो चारों स्टैचूज तुरंत अलग अलग हथियारों वाले 4 कोबोल्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ली बहुत ही कम मैजिक से 5 कोबोल्ड्स को कंट्रोल कर सकती थी, जिसने कांग जिन ह्यूक को थोड़ा सरप्राइज कर दिया।
कुछ स्किल तो है पर ज्यादा नहीं, शायद एवरेज से थोड़ी ही बेहतर। ली यूरी ने चिढ़ते हुए कहा, प्रिटेंशियस, बहुत अनोइंग है। कांग जिन युक ने बेबसी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे और तुम्हारे बीच का गैप जरा ध्यान से देखना। यह कहते हुए उसने अपने हाथ की एंशिएंट पेंटिंग को हवा में उछाला और तुरंत उसमें अपना मैजिक इन्फ्यूज कर दिया। अगले ही पल एक शानदार गोल्डन लाइट के साथ कांग जिन युक के बगल में एक मैसिव टाइगर खड़ा हुआ। डर के मारे ली यूरी का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि पास खड़े कोबोल्ड्स भी पीछे हटते हुए बुराने लगे। कांग जिन युक आहिस्ता से हंसा। रेगिस्तान के मामूली सियारों की माउंटेन लॉर्ड को दान दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने इशारा किया, माउंटेन लॉर्ड, इन सबको खा जा। पल भर में माउंटेन लॉर्ड के भारी भरकम पंजों ने वार किया और सिर्फ एक हिट में एक कोबोल्ड को ढेर कर दिया। फिर माउंटेन लॉर्ड ने अपना खूंखार जबड़ा खोला। चीरते और फाड़ते हुए सारे कोबोल्ड्स वहीं के वहीं मारे गए। ली यूरी की तो अब सांस ही अटक गई थी। उसने लेजेंडरी रेलिक्स को यूज करने के कई तरीके देखे थे, पर कोई इतना ओवरवेलमिंगली पावरफुल होगा यह उसने पहली बार देखा था। माउंटेन लॉर्ड की दहशत के आगे ली यूरी सीधे जमीन पर गिर पड़ी। फिर कांग जिन युक उसके सामने आया और बस इतना बोला, इसे मुझे दे दो, टूटेनखामुन's मास्क मुझे सौंप दो। ली यूरी अभी भी रेजिस्ट करना चाहती थी, पर माउंटेन लॉर्ड की एक दहाड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। इस तरह कांग जिन युक ने आखिरकार वह रेलिक मास्क हासिल कर ही लिया जो उसे चाहिए था। ली यूरी ने पूछा कि क्या कांग जिन युक यहां उस ग्रेट मैप के लिए आया है, तो कांग जिन युक ने जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर माउंटेन लॉर्ड को सहलाते हुए उसने उसे वहीं रुककर सब पर नजर रखने को कहा, जबकि वह खुद थर्ड फ्लोर पर जाने की तैयारी करने लगा। अब टावर ऑफ ट्रायल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल हासिल करने का वक्त आ गया था। जब कांग जिन युक लेजेंडरी रेलिक्स कलेक्ट करने थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा आदमी भी वहीं मिलेगा। सामने एक बैरियर भी था। बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया कि वह इस तरह का बैरियर पहली बार देख रहा है। ना तो फिजिकल अटैक्स और ना ही मैजिक अटैक्स इस पर असर कर रहे हैं। यह सुनकर कांग जिन युक आगे बढ़ा। उसने सेंस कर लिया था कि यह असल में एक रिवर्स मैजिक बैरियर है। उसके दिमाग में लेटर्स की एक स्ट्रिंग आ गई। मुझे इस बैरियर को तोड़ने का एक तरीका पता है, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें अपना फायर मैजिक लगातार यूज करना होगा। इस तरह इस बैरियर को कमजोर किया जा सकता है। रही बात ड्यूरेशन की, तो यह तब तक करना होगा जब तक मैं अंदर जाकर अपना जरूरी लेजेंडरी रेलिक बाहर नहीं ले आता। बूढ़ा आदमी शातिर तरीके से मुस्कुराया। यह सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर यही इकलौता रास्ता है। तुम जो रेलिक मैप चाहते हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूं और सुबह होने वाली है। तुम खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहोगे। यह सोचकर कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि गैम्बल किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी जल्द ही एक्शन लेने वाली होगी। बूढ़े आदमी ने आखिरकार बेबसी से आह भरी और बस इतना कहा, मेरे लिए मैप लाना मत भूलना। उसके हाथों में फायर आ गई। अगले ही पल उसने बैरियर पर जोरदार अटैक कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग जिन वूक ने खामोशी से उन लेटर्स की स्ट्रिंग को पढ़ा जो उसे मिली थी, करपो, और वह तुरंत बैरियर की दूसरी तरफ पहुंच गया। बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी कांग जिन वूक को जल्दी करने के लिए कह रहा था। कांग जिन वूक ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि वह जल्दी करेगा, पर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अगर यह उसकी कैपेबिलिटीज में हुआ तो थर्ड फ्लोर के लेजेंडरी रेलिक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, सिवाय एक टूटे हुए कैबिनेट के। कांग जिन वूक जानता था कि यह किसने किया है और वह बैरियर किसने सेट किया था, पर वह हल्का सा मुस्कुराया। सामने वाले ने वो ले लिया जो उन्हें लगा कि सबसे प्रेशियस लेजेंडरी रेलिक है, यह जाने बिना कि सबसे कीमती चीज तो अभी भी यही है। वह सनप्योंग तोंगबो नाम के एक लेजेंडरी रेलिक के सामने आया। यह उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल बनाने का आखिरी पजल पीस था। बाकी के मटेरियल्स थे पर्शियन रिचुअल मोल्ड और टायरन्स मास्क की दाहिनी आंख। कांग जिन वूक ने दोनों को एक साथ रखा और पल भर में एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि 2 लेजेंडरी रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। यह एक ऐसी सिस्टम नोटिफिकेशन थी जो तभी आती थी जब सही लेजेंडरी रेलिक्स कंबाइन होते थे। इसने कांग जिन वूक को यह भी बताया कि अगर वह आगे बढ़ा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग जिन वूक ने सनप्योंग तोंगबो की रस्सी तोड़ दी और फिर उसे उस गोल्डन लाइट में फेंक दिया। तीनों लेजेंडरी रेलिक्स रिएक्ट कर रहे थे। सिस्टम की आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्सट्रीमली लो सक्सेस रेट वाले लेजेंडरी रेलिक्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। आपको एसएस ग्रेड लेजेंडरी रेलिक आई ऑफ ट्रूथ मिल गया है। आई ऑफ ट्रूथ दूसरे प्लेयर्स के पैनल से देख सकता था और रोजाना 3 बार यह पता लगाने का मौका देता था कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। गेम में मौजूद 5 आंखों में से यह सबसे पावरफुल थी, पर कांग जिन वूक का मकसद यहां सिर्फ ये नहीं था। इसके बाद 3 भी ग्रेड या उससे लोअर इक्विपमेंट के जरिए एस ग्रेड इक्विपमेंट हासिल करने के हिडन क्वेस्ट की कंप्लीशन नोटिफिकेशन के साथ वह मौका आ ही गया। कांग जिन वूक जानता था कि उसे एक ऐसी स्किल मिलने वाली है जो दुनिया की अनगिनत एबिलिटीज को कॉपी और सेव कर सकती थी और उसे टावर ऑफ ट्रायल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बना सकती थी।
गेम क्लियर करने पर मिली उसकी यूनिक स्किल फ्यूजन। इसे हासिल करने की डिफिकल्टी इम्पॉसिबली हाई थी, और जब तक क्वेस्ट कंडीशंस पूरी होती वह दूसरे प्लेयर्स की स्किल्स कॉपी कर सकता था। इसी वक्त बाहर खड़े बूढ़े आदमी ने कैंग जिन वुक को जल्दी करने के लिए कहा। कैंग जिन वुक की आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठी। बूढ़े आदमी की स्किल कॉपी करने की कंडीशन यह थी कि उसके अंदर से जेन्युइन इमोशन बाहर निकाला जाए। आसान शब्दों में बस उसे गुस्सा दिलाना था। कैंग जिन वुक बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, तुम अब अपनी स्किल का इस्तेमाल रोक सकते हो। तुम्हें असल में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी हैरान था कि उसने पहले क्यों कहा था कि बैरियर के अंदर जाने की शर्त लगातार स्किल का इस्तेमाल करना है। जब वह यह सोच ही रहा था, कांग जिन वूक ने धीरे से कारार पो कहा और बैरियर गायब हो गया। वह बैरियर असल में सिर्फ इसी इनकैंटेशन से टूट सकता था, और बूढ़े आदमी से उसकी स्किल का इस्तेमाल करवाना बस उसकी इंटरनल मैजिक खत्म करने की एक चाल थी। अब जब उसकी मैजिक ना के बराबर बची थी तो इंश्योरेंस पक्का हो गया था। अगला कदम था उसे गुस्सा दिलाना। कैंग जिन वुक के सामने पड़े उस ग्रेट मैप में टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 10 फ्लोर्स के सभी ट्रेजर्स की इंफॉर्मेशन थी। दूसरों के लिए यह बड़े काम की चीज थी, पर उसके लिए एकदम यूजलेस थी, जो गेम का कोना कोना जानता था। इसलिए कैंग जिन वुक ने एक लाइटर निकाला। बूढ़ा आदमी तुरंत घबरा गया और चिल्लाया, कैंग जिन वुक, ये तुम क्या कर रहे हो? कैंग जिन वुक ने बस इतना कहा, मुझे इस मैप की कोई जरूरत नहीं है। पलक झपकते ही मैप के नीचे से आग की लपटें उठने लगीं। चाहे यह मैप किसी को भी मिलता, वह कांग जिन वुक के एडवांटेज के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए सबसे सेफ तरीका था इसे हमेशा के लिए मिटा देना। इतने प्रेशियस मैप को इस तरह खाक होते देख बूढ़ा आदमी आग बबूला हो गया। वह उस लड़की को जिंदा भून देना चाहता। उस बूढ़े आदमी का गुस्सा महसूस करते ही सिस्टम ने कांग जिन वुक को नोटिफाई किया कि कॉपी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। फायर एलिमेंट स्किल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी थी। फायर एलिमेंट आग का इस्तेमाल कर सकता था और आग के खिलाफ बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ा सकता था। एक काफी डिसेंट स्किल। इसी वक्त उस बूढ़े आदमी ने फिर से अपनी फायर एलिमेंट स्किल एक्टिवेट की। पर क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने मैप क्यों जलाया? कैंग जिन वुक ने ताना मारा। अगले ही सेकंड फायर एलिमेंट स्किल एक्टिवेट हो गई। मैप की लपटें सीधा आसमान की तरफ उठीं। साफ तौर पर यह उसी की स्किल थी, पर बूढ़े आदमी को महसूस हुआ कि सामने वाले की पावर उसकी पावर से जमीन आसमान का फर्क रखती है। यह समझते हुए कि सामने वाले को मैप की जरूरत ही नहीं थी, उसने घबराते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? अगर तुम आगे चलकर टावर में आसानी से क्लाइंब करना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात सुनो। रही बात तुम्हारी और सेकंड फ्लोर पर मौजूद उस छोटी लड़की ली यूरी की, तो तुम्हें पहले अपना लेवल अप करना चाहिए। मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। कुछ ही देर बाद कैंग जिन वुक अकेला ही म्यूजियम से बाहर निकल आया। यह सफर बहुत रिवॉर्डिंग रहा, और उसने अपनी फ्यूजन स्किल के साथ फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी। दूसरी स्किल्स कॉपी करने की ताकत। उसे सबसे पहले सारी एबिलिटीज को रैंक करना था, और फिर उन स्किल्स को कॉपी करने की प्रायोरिटी सेट करनी थी जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि वह सारे मौकों पर कब्जा नहीं कर सकता था, पर वह किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट स्किल्स को गंवाना नहीं चाहता था। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कैंग जिन वुक एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां के टीवी पर लेजेंडरी रेलिक स्टोरेज लोकेशंस पर हुए हमलों की न्यूज आ रही थी, और दुनिया भर के लेजेंडरी रेलिक स्टोरेज प्लेसेस का यही हाल था। फिर टीवी पर एक रिकॉर्डिंग चली। ये वही फुटेज था जिसमें वह दूसरों से लड़ रहा था, जहां रेस्टोरेंट के लोग यह देखकर शॉक्ड थे कि कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वहीं न्यूज पर यह रिपोर्ट किया गया कि ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि टावर ऑफ ट्रायल्स असल में है क्या, और अवेकेंड एबिलिटी यूजर्स का इस्तेमाल करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, अवेकनर एसोसिएशन। इससे कैंग जिन ह्यूक समझ गया कि ऑफिशियल्स ने सच्चाई को पूरी तरह मान लिया है कि दुनिया अब एक गेम बन चुकी है। तभी न्यूज पर एक नया चेहरा सामने आया। इस इंसान ने खुद को अवेकनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हानजिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हानजिन का मकसद था ऑफिशियल्स के लिए काम करने वाले काबिल अवेकनर्स को रिक्रूट करना, जिनकी बेस सैलरी 60 मिलियन से शुरू होगी। हालांकि टीवी पर पहले दिखे उस आदमी को छोड़कर हानजिन ने बड़ी गंभीरता से कहा, मेरी प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मेरा प्रपोजल है कि अगर वह अवेकनर हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसकी सारी कंडीशंस मानने को तैयार हैं। मैं समझ गया कि अवेकनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हान संग जिन खास तौर पर मेरे लिए ही आया है, पर वह मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक हाईली स्किल्ड प्लेयर 100 एवरेज प्लेयर से कहीं ज्यादा वैल्यूबल होता है। आज रात 7 बजे टावर ऑफ ट्रायल्स पूरी तरह से खुल जाएगा। सीन बदल गया। टावर ऑफ ट्रायल्स खुल चुका था। यह एकदम उसी गेम की तरह है जो मैंने खेला था, और यहां लगभग हर कोई न्यूबी है। टावर की एंट्री कमेमोरेट करने के लिए टावर सिस्टम ने सभी को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए। टावर के अंदर गोल्ड कॉइन्स ही करेंसी थे। प्लेयर्स अपने बैटल वीडियोस अपलोड करके इन्हें कमा सकते थे। हर 10,000 व्यूज पर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते थे। अलग अलग लेवल्स के प्लेयर्स को अलग अलग हैंडलिंग फीस देनी पड़ती थी। साथ ही प्लेयर्स
लाइव स्ट्रीम फंक्शंस का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकते थे जब वह अगले फ्लोर पर ले जाने वाले बॉस मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हों। जब किसी प्लेयर को फेक व्यूज या दूसरी वायोलेशंस के लिए रिपोर्ट किया जाता तो टावर सिस्टम उसके खिलाफ कड़ी सजा तय करता। क्लाइंबर्स और टावर के बाहर रहने वाले आम लोगों को जोड़ने वाला यही इकलौता ब्रिज था ब्रॉडकास्ट सिस्टम। किसी प्लेयर के क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होती, उससे उतने ही ज्यादा फैंस और व्यूज मिलते। टावर ऑफ ट्रायल्स की यह सबसे इंटरेस्टिंग सेटिंग थी। गेम के रूल्स समझते ही हर कोई बेताबी से अंदर दौड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए प्राइम पोजीशन सिक्योर कर सके। मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सबसे पहले वीडियोस अपलोड करके अपनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहता। मैंने अपना पहला स्टेप पहले ही प्लान कर लिया है। यह एक स्पेशल पाथ है जो बाकियों से एकदम अलग है। पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के 30वें फ्लोर पर अटैक कर रहा था तो मैं एक डेड एंड पर पहुंच गया था। अगले फ्लोर में एंटर करने के लिए मैंने नीचे के दर्जनों फ्लोर्स छान मारे, पागलों की तरह हिडन इन्फॉर्मेशन के टुकड़े जमा किए। आखिरकार एक रूइन में मुझे अपना जवाब मिल गया। तब जाकर मुझे समझ आया कि जिस कैरेक्टर को मैंने सालों मेहनत करके ट्रेन किया था, उसकी किस्मत में हारना ही लिखा था। गेम क्लियर करने के लिए मुझे रीस्टार्ट करना ही पड़ता, पर इस कैरेक्टर को बनाने में 5 साल लगे थे। उसे डिलीट करने का मतलब था मेरी सारी मेहनत बर्बाद, पर ऐसा किए बिना गेम क्लियर करना इम्पॉसिबल था। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए अपना डिसीजन लिया, डिलीट और रीस्टार्ट। अब इस चैलेंज का सामना करना था। गेम क्लियर करने के बाद वह सीधा उसी सोर्स पर गया जिसकी वजह से उसे रीस्टार्ट करना पड़ा था। लेबिरिंथ नाम का एक लैबिरिंथ आगे चलकर 30th फ्लोर को जीतने के लिए एक कोर की इसी लैबिरिंथ में छिपी थी। इसके अंदर क्या था, यह सोचकर ही कांग जिन ह्यूक के सिर में दर्द होने लगा, पर उसके शरीर ने बिना रुके दरवाजा खोल दिया। लैबिरिंथ के अंदर जाते ही नीली रोशनी की छोटी छोटी बूंदों ने उस अंधेरे माहौल को रोशन कर दिया। कांग जिन ह्यूक ने हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकती हुई मौत उसके हाथ पर आ बैठी, पर उसके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। अपने पीछे आए लोगों के एक ग्रुप को देखकर उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? उनकी लीडर एक औरत ने तुरंत सफाई दी कि उन्होंने लैबिरिंथ का दरवाजा खुला देखा और अंदर आ गए। पर सच तो यह था कि उन्होंने कांग जिन ह्यूक को लैबिरिंथ खोलते हुए देख लिया था। उसे अकेला पाकर उन्होंने उसका ट्रेजर लूटने के लिए उसे जान से मारने का प्लान बनाया। कांग जिन ह्यूक ने उनके इरादे भांप लिए और सबसे पहले अपनी आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की ताकि देख सके कि वह किसी काम के हैं भी या नहीं। पाक खाना की पैनल इंफॉर्मेशन में सच में एक दिलचस्प स्किल थी जो दूसरों के साथ रपोर बना सकती थी। कांग जिन ह्यूक को याद आया कि उसे एक दूसरी औरत के खिलाफ इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसने तुरंत इस कम्यून स्किल को कॉपी करने का फैसला किया। कॉपी करने की कंडीशन यह थी कि उसे पार्क हाना के साथ 40 घंटे तक एक टीम की तरह काम करना होगा। यह देखकर कांग जिन ह्यूक ने अपना मारने का इरादा दबा दिया और बड़े इंथुजियाज्म से खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा। पार्क हाना और बाकियों ने भी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर कांग जिन ह्यूक किसी भी वक्त अपने टीममेट्स को धोखा देने के लिए तैयार था। इसी वक्त पार्क हाना खिसक कर कांग जिन ह्यूक के करीब आई और पूछने लगी कि पहले यह गेम खेलते वक्त वह किस लेवल तक पहुंच चुका था। बात करते करते उसने कांग जिन ह्यूक के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। कम्यून स्किल एक्टिवेट हो गई। उनके बीच का माहौल अचानक से बहुत करीबी हो गया। कम्यून स्किल कैसे काम करती है यह जानने के बाद कांग जिन ह्यूक ने उसे बेरहमी से पीछे धकेल दिया। पार्क हाना काफी एम्बैरेस्ड दिखी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के पर उसकी स्किल का असर क्यों नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा कि इस लैबिरिंथ में कौन से मॉन्स्टर्स और फीचर्स हैं। कांग जिन ह्यूक ने सिर हिलाया और बोला, इस लैबिरिंथ का सबसे बड़ा फीचर यह है कि यह थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। बाकियों को कुछ समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। अगली ही सेकंड हर तरफ से भयानक झटके महसूस होने लगे। सब लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने देखा कि आसपास की दीवारों के पिलर्स खिसकने लगे हैं। इन खतरनाक बदलावों ने सबको चौंका दिया था। जब झटके रुके तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पिछले बदलावों में गायब हो चुके थे। किसी ने सवाल उठाया कि टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर इतने मुश्किल लैबिरिंथ्स नहीं होने चाहिए। पार्क हाना ने तुरंत अपने उस टीम मेंबर को आगे किया जिसके पास डायरेक्शनल सेंसिंग की स्किल थी ताकि वह उन्हें बाहर निकाल सके, पर उस औरत ने पार्क हाना को बताया कि उसकी स्किल एक्टिवेट ही नहीं हो रही है। कांग जिन ह्यूक इन बेवकूफों को देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि उस चीज को अब सामने आ जाना चाहिए। लेकिन तभी पार्क हाना ने इल्जाम लगाने वाले अंदाज में आगे बढ़कर कांग जिन ह्यूक से सवाल किया कि उसने उन्हें लैबिरिंथ के बदलावों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया और अभी भी उन्हें मौत के मुंह में धकेलने का इल्जाम उसी पर लगा रही थी। सबके इल्जामों का सामना करते हुए कांग जिन ह्यूक ने ताना मारा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे पीछे अंदर चले आओ? यह सुनकर किसी को गुस्सा आ गया और वह लड़ने के लिए रहे, लड़ने के लिए आगे बढ़ा और अगले ही पल हवा चीरने की आवाज के साथ एक खून से सनी जायंट एक्स दीवार में आ घुसी। जैसे ही वो इंसान जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा, एक सांड की भयानक दहाड़ गूंजी और एक खौफनाक माइनोटॉर सबके सामने आ खड़ा हुआ। माइनोटॉर की दहशत महसूस करते हुए पार्क हन्ना की उम्मीद टूट गई, पर तभी उसने देखा कि कांग जिन वुक अचानक आगे की तरफ झपटा। हर कोई दहशत में था।
जब माइनोटॉर ने अपनी जायंट एक्स कैंग जिन वुक पर निशाना साधते हुए उठाई और जोर से नीचे दे मारी, कैंग जिन वुक बाल बाल बचा और उसने एक एक्सट्रीम डॉज परफॉर्म किया। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, आपको हिडन स्टैट गैप मिल गया है। यही वो की थी जिसे वो हासिल करने आया था। कैंग जिन वुक ने बॉस को चैलेंज किया, पर अटैक करने के बजाय सिर्फ डॉज किया, क्योंकि हर सक्सेसफुल डॉज पर उसे 0.5 गैप एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। हर 3 गैप पॉइंट्स हायर लेवल मॉन्स्टर्स के साथ 1 लेवल का डिफरेंस कम कर सकते थे। जाननाव पर लगाने वाला यह तरीका बेहद खतरनाक था, पर एक लेवल 1 प्लेयर इस तरीके से काफी तेजी से ग्रो कर सकता था। कैंग जिन वुक ने एक फॉर्मर क्लियरिंग एक्सपर्ट के तौर पर माइनोटॉर के अटैक पैटर्न्स में पूरी महारत हासिल कर ली थी, पर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो उस एक्सट्रीम डॉज को हासिल करना चाहता था जो एक ही बार में पूरा एक गैप पॉइंट दे सके, एक डेडली स्ट्राइक एक्सट्रीम डॉज। इस खतरनाक स्टंट ने पार खन्ना और उन लोगों के होश उड़ा दिए जे मारने का जो कैंग जिन वुक को मारना चाहते थे। वो पहले ही चुपचाप वहां से खिसकने का प्लान बना रहे थे। पर तुम लोग जा कहां रहे हो? कैंग जिन वुक ने अपने पीछे खड़े माइनोटॉर की तरफ इशारा किया और बोला, इस बंदे के अटैक्स को डॉज करने से हिडन स्किल्स मिलती हैं। अच्छी चीजें आपस में बांटनी चाहिए ना। अगले ही सेकंड माइनोटॉर ने अपनी जायंट एक्स घुमाई और सीधा उन लोगों की तरफ दे मारी। सनसनाती हवा के साथ खून के तालाब के बीच दीवार पर एक गहरा कट लग गया। कांग जिनवू ने अभी भी बड़े मजे से पार खान्ना से कहा, तुम्हें भागना दौड़ना पड़ेगा, एक जगह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। फिर उसने माइनोटॉर से कहा, सही कहा ना? माइनोटॉर ने अपने सामने खड़े कांग जिन वुक को घूरा और दोबारा अटैक करने की तैयारी करने लगा। पर तभी हर तरफ से भयानक झटके महसूस हुए। लैबिरिंथ के फिर से अपनी पोजीशन बदलने का वक्त आ गया था। पल भर में ही दीवारों की परत दर परत ने माइनोटॉर को कांग जिन वुक और बाकियों से अलग कर दिया। माइनोटॉर अब सिर्फ बेबसी से दहाड़ सकता था। दूसरी तरफ अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को बचा देखकर पार खान्ना ने सदमे में पूछा, वो दैत्य अब हमारे पीछे तो नहीं आएगा ना? पर कैंग जिन वुक ने कहा, मैंने लूमिनस मौत का पाउडर छुआ था, यह माइनोटॉर को हमारे पीछे आने के लिए अट्रैक्ट करता रहेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा क्यों किया? कैंग जिन वुक ने पार खान्ना को ऐसे घूरा जैसे वो कोई बहुत बड़ी बेवकूफ हो। जाहिर है, रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। हर बार जब लैबिरिंथ बदलता वो आराम कर सकता था और फिर माइनोटॉर के आने का इंतजार करके अपनी डॉजिंग कंटिन्यू कर सकता था। पार खान्ना हैरान थी। उसने पूछा कि सब खत्म होने से पहले उन्हें यह कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। जब तक हम इस लेबिरिंथ से बाहर नहीं निकल जाते, पूरे 1 महीने तक। इस नर्क जैसी जगह पर 30 दिन बिताने का ख्याल आते ही पार खान्ना बुरी तरह टूट गई। उन्होंने कांग जिनवू से दूर जाकर कोई रास्ता ढूंढने का प्लान बनाया। कांग जिनवू हल्का सा हंसा। बिना किसी मकसद के यूं ही भटकना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस शैतान की आवाज सुनकर पार खन्ना ने अपने दांत पीसे और कांग जिन वुक के साथ ही रुकने का फैसला किया। पर दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बस में सफर करने के भी पैसे लगते हैं, तो अपने सारे कॉइन्स मुझे दे दो। पार खन्ना और बाकियों के कॉइन्स लेने के बाद कैंग जिन वुक ने तुरंत ट्रेडिंग पोस्ट खोल लिया। अब वो अपनी क्लियरिंग मेमोरी का इस्तेमाल करके एस ग्रेड इक्विपमेंट सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा। कैंग जिन वुक ने ट्रेडिंग पोस्ट से 450 गोल्ड कॉइन्स में 3 ट्रैश आइटम्स खरीदे। फिर कैंग जिन वुक धीरे से बुदबुदाया, इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन एंड डार्जलिंग लाइट। सिस्टम ने नोटिफाई किया, आपको गॉडेस फॉर्चुना का व्हील ऑफ फॉर्चून मिल गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 मिनट के अंदर किसी भी प्लेयर की लक वैल्यू को मैक्सिमम तक बढ़ा सकता था, पर इसकी यूजेज रेंज लिमिटेड थी। पर एक फॉर्मर क्लियरिंग एक्सपर्ट होने के नाते कैंग जिन वुक इस व्हील ऑफ फॉर्चून की लिमिट्स को अच्छी तरह समझता था। जैसे ही व्हील घुमा, सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसकी लक वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है। फिर कैंग जिन वुक ने 10 एनहांसमेंट बुक ब्लाइंड बॉक्सेस निकाले और उन सबका इस्तेमाल अपने हाथ में मौजूद शॉर्ट सोर्ड पर कर दिया। पलक झपकते ही 10 सक्सेसफुल एनहांसमेंट नोटिफिकेशंस बजने उठी। कांग्रेचुलेशंस, आपको एक +10 एनहांस्ड ओल्ड डैगर मिली है। सर्वर का पहला +10 वेपन होने के नाते सिस्टम आपको 5000 गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड देता है। साथ ही आपकी अचीवमेंट एक दिन के लिए हॉल ऑफ फेम पर भी दिखाई जाएगी। उस शॉर्ट सोर्ड को थामे हुए कांग जिन वुक अपने गैप पॉइंट्स को फार्म करना कंटिन्यू करने के लिए तैयार था। तो 10 दिन बाद पार खन्ना और उसका साथी पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। इन 10 दिनों में उन्होंने हर रोज माइनोटॉर के अटैक्स झेले और उसके बाद जिंदगी और मौत का खेल खेलने वाले लैबिरिंथ चेंजेस का सामना किया। खाने के नाम पर सिर्फ मशरूम्स और काई थी। यह महसूस करते हुए कि वो ऐसे और जिंदा नहीं रह सकते, पार खन्ना ने तुरंत मदद के लिए अपने गिल्ड को कांटेक्ट करने की खातिर एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। पर टावर ऑफ ट्रायल्स में सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक थी। गिल्ड के हाथ बंधे थे और इस लोकेशन तक पहुंचने में उन्हें 3 हफ्ते लग जाते। यह सोचकर पार खन्ना के दिमाग में एक और आइडिया आया, कांग जिन वुक को मार डालो और फिर इसी लैबिरिंथ में छिप जाओ।
हो सकता है कि वो गिल्ड मेंबर्स के आने तक जिंदा बच जाए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कैंग जिनवुक को मारा कैसे जाए। जब वो सो रहा होगा, वही हमारा मौका होगा। उसके बगल में बैठे आदमी ने एक पत्थर उठाया और वो उसे सोते हुए कांग जिनवुक के सिर पर दे मारने ही वाला था, पर पार्क हान्ना ने उसे रोक दिया। कैंग जिनवुक की रिएक्शन स्पीड किसी भूत जैसी है। जैसे ही हम अटैक करेंगे, वो शायद छलांग लगाकर हमें ही मार डालेगा। उस आदमी ने पूछा कि तो फिर अब क्या करें? पार्क हान्ना ने ताना मारते हुए अपने बैग से एक जायंट बी पॉइजन स्टिंगर निकाला। इसकी एक बूंद 100 जायंट मॉन्स्टर्स को मार सकती है। जब हम ये कर ही रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से करते हैं। अगले दिन कांगजिन वुक ने उस स्ट्यूड मशरूम और काय वाले डिश को देखा। उसे लग रहा था जैसे वो विल्डरनेस सर्वाइवल पर हो, पर फिर भी उसने उस आदमी से और खाने को मांगा और पार्क हान्ना से पानी लाने को कहा। पार्क हान्ना मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। कितना डिमांडिंग इंसान है। कांग जिन वुक को जहरीले मशरूम्स खाते हुए देखकर वो खुद को एक ट्रायम्फेंट स्माइल देने से रोक नहीं पाई। फिर वो कढ़ी की प्लेट नीचे गिर गई। काला खून बाहर निकल आया। उनके बगल में बैठे आदमी ने दर्द से अपना गला पकड़ लिया और फिर ऐसे नीचे गिर पड़ा जैसे उसे जहर दे दिया गया हो। कांगजिन युक ने ताना मारा, इडियट, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे हाथों का बना खाना बिना सोचे समझे खा लूंगा? उस आदमी से और खाना मांगते वक्त उसने पहले ही उनका खाना बदल दिया था। साथ ही कांगजिन युक ने रिपोर्ट पेज खोलकर उसे छुप छुप कर लाइव स्ट्रीम करने के लिए रिपोर्ट कर दिया। लाइव स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए है जो अगले फ्लोर के बॉसेस को चैलेंज कर रहे हों। तुम्हारा इसे छुपकर इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। पार्क खन्ना ने फिर भी सवाल उठाया कि कांगजिन युक के पास क्या सबूत है, पर कांगजिन युक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फिर कांगजिन युक की उंगली ने रिपोर्ट कंफर्मेशन दबा दिया। पलक झपकते ही वार्निंग, पार्क हन्ना के आसपास लाल बत्ती चमकने लगी। लाइव स्ट्रीम का अनोनिमस सिस्टम ही हटा दिया गया। फिर स्ट्रीम में मौजूद हर किसी के साथ मानो कोई एक्सीडेंट हो गया हो और सब एग्जिट हो गए। सिस्टम वार्निंग, अगली बार इस प्लेयर को बेहद खौफनाक सजा दी जाएगी। भारी कदमों की आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़े और देखा कि माइनोटॉर उनकी तरफ ही आ रहा है। पार्क हन्ना ने कांगजिन युक से जल्दी से कोई सेफ जगह बताने की जिद की, पर कांगजिन युक ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पार्क हन्ना हिचकिचाई, क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था? कांगजिन युक ने पार्क हन्ना की मदद पहले इसलिए की थी क्योंकि उसे उसके साथ 240 घंटे का मिशन पूरा करना था। अब जब मिशन पूरा हो चुका था, वो पार्क हन्ना की कमांड्स कल कॉपी कर सकता था, तो अब पार्क हन्ना उसके किसी काम की नहीं थी। पार्क हन्ना तुरंत घबरा गई और कहने लगी कि उसका भाई ब्लैक क्राउ गिल्ड से है, पर मिनाटोर ने सीधा उसे एक कुल्हाड़ी दे मारी ताकि उसकी बोलती बंद हो जाए। वहीं कांग जिन युक हवा में उछला और फुफकारते हुए बोला, तो अब ध्यान से देखना कि कौन ज्यादा खौफनाक है, तुम्हारी वो बेवकूफ गिल्ड या मैं? यह कहते हुए कांग जिन युक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और माइनोटॉर की गर्दन पर वार किया। हालांकि जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, पर उसने डिफेंस तोड़ दिया था। कांग जिन युक मुस्कुराया। सच में गैप पॉइंट्स ऐसे ही बेकार में नहीं बढ़ाए थे। हालांकि वो अम अभी दुश्मन को मार नहीं सकता था, पर जब तक वो गैप पॉइंट्स बढ़ाने के लिए डॉज करता रहेगा, वो आखिरकार उसे मार ही गिराएगा। इसके अलावा गैप पॉइंट्स तेजी से बढ़ाने का उसके पास एक और तरीका था। पलक झपकते ही फायरबॉल एक्टिवेट हो गई, जिससे माइनोटॉर की विजन धुंधली पड़ गई। जबकि कांगजिन युक तेजी से आगे आया और जैसे ही माइनोटॉर नीचे गिरा, उसकी ब्लेड ने सांड की एड़ी की नस काट दी। फिर कांगजिन युक ने शब्दों से उसे भड़काते हुए कहा, छटपटाना बंद कर, तू मसल्स बना रहा है और फिर तेरा गोश्त नरम नहीं रहेगा। यह सुनकर माइनोटॉर गुस्से से दहाड़ा। कांगजिन युक धीरे से बुदबुदाया, बस थोड़ा सा और। अगले ही सेकंड एक भारी दहाड़ के साथ लैबिरिंथ गार्डियन माइनोटॉर ने लेवल 10 बर्जर्क एक्टिवेट कर लिया। LV10 बर्जर्क 5 मिनट के लिए माइनोटॉर के अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड को 30% तक बढ़ा सकता था और कुछ देर के लिए उसकी इंटेलिजेंस बढ़ा देता था, जिससे वो बोल भी सकता था। इंसान, मैं तुझे चीर कर इस डंजन में ऐसे बिखेर दूंगा कि तू दोबारा इस जगह को अपवित्र नहीं कर पाएगा। इस खूंखार लड़ाई के बीच कांग जिन युक बस इतना बुदबुदाया, ब्रिंग इट ऑन। अगले ही सेकंड जैसे ही माइनोटॉर ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, कांग जिन युक सीधा आगे बढ़ा। दोनों के बीच जबरदस्त आमने सामने की टक्कर हुई। यह नजारा देखकर पार्क हन्ना सन्न रह गई। एक बॉस जो एक्टिवेट हो चुका है, दर्जन भर से ज्यादा स्किल्स उसे नहीं हरा सकती, यहां तक कि अगर ब्लैक क्रो गिल्ड के सारे मेंबर्स भी आ जाएं तो भी नहीं। पर कांग जिन युक सीधे उससे भिड़ रहा है। उसे इस बात की ज्यादा परवाह है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने भी कांग जिन युक असल में मुस्कुरा रहा है। अभी कांग जिन युक पानी की तरह शांत है। पहले उसे इस हकीकत से नफरत थी कि चाहे वो कितना भी भागे, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता था। यह न बदलने वाली हकीकत उसे अंदर तक बेबस कर देती। पर इस दुनिया में अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस वक्त कांग जिन युक की गैप वैल्यू बढ़कर 57 पॉइंट्स हो चुकी है। यह 19 लेवल्स का गैप कम करने के बराबर है।
जिससे उसके लिए मिनोटार से लड़ना और आसान हो गया है। इसी वक्त जैसे ही कांग जिन युक मुड़ता है, माइनोटॉर अटैक करने का मौका ढूंढ लेता है। पर जैसे ही वो खतरनाक हमला शुरू होता है, कांग जिन युक जमीन पर मजबूती से खड़ा हो जाता है। वो मुक्के कांग जिन युक के ठीक सामने रुक जाते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। माइनोटॉर का बजर्क टाइम खत्म हो चुका है। हालांकि बजर्क मोड मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, पर वक्त खत्म होते ही इस्तेमाल करने वाला 24 घंटे के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट में चला जाता है। तो अब कांग जिन युक आराम से अपने कमाए 57 गैप पॉइंट्स देख सकता है। यह हिसाब लगाते हुए कि 20 दिन में उसके पास एक 100 गैप पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। इस वक्त पार्क हन्ना पूछती है कि क्या सब खत्म हो गया। कांग जिन युक बस मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं यहां 1 महीने तक रुकूंगा? अभी 20 दिन और बाकी हैं। तो 20 दिन बाद हालांकि हर इवेजन से कांग जिन युक को मिलने वाले गैप पॉइंट्स घटकर 0.15 हो गए हैं, पर फिर भी वो 100 गैप पॉइंट्स जमा कर ही लेता है। कांग जिन युक सीधे माइनोटॉर के जबड़े पर मुक्का मारता है और 1 महीने से चल रही इस इवेजन ट्रेनिंग को खत्म कर देता है। सांड के सींग पर खड़े कांग जिन युक का मूड काफी अच्छा है। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बची है, पार्क हन्ना का क्या किया जाए। कांग जिन युक बेबाकी से कहता है कि उसकी नई खुली कंपनी इंटर्न्स ढूंढ रही है। अगर पार्क हन्ना काम की निकली तो वो उसकी जान बख्श सकता है। पार्क हन्ना तुरंत समझाती है कि उसकी कम्यून स्किल दूसरों के साथ रपोर बनाने और कंपनी के ऑपरेशंस में मदद कर सकती है, पर कांग जिन युक ये स्किल पहले ही कॉपी कर चुका है। और क्या, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। पार्क हन्ना को इस तरह हकलाते हुए देखकर कांग जिन युक धीरे से कहता है, टू डिसअपॉइंटिंग। फिर पार्क हन्ना की खौफ ज्यादा नजरों के सामने मैं अनाउंस करता हूं कि हार्डकोर गेमर कंपनी की पहली इंटर्न के पास ब्राम्स रिंग नहीं है। इससे पहले कि कांग जिन युक अपनी बात पूरी कर पाता, पार्क हन्ना चिल्लाती है, मैं तुम्हें ब्राम्स रिंग दे सकती हूँ, वही रिंग जो मेरे भाई ने गोरियोजिन्स के बदले सी कंट्री के लोगों से ट्रेड की थी। प्लीज मेरी जान बच दो। यह सुनकर कांग जिन युक हैरान रह जाता है। ड्राम्स रिंग फर्स्ट फ्लोर पर मिलने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विपमेंट में से एक है। यह मूवमेंट स्पीड और मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ाती है और मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स भी कम कर सकती है। वह तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और कंफर्म करता है कि पार्क हन्ना झूठ नहीं बोल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम हमारी हार्डकोर गेमर कंपनी की इंटर्न हो। हालांकि हम इंटर्न्स को पैसे नहीं देते और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, चाहे सुबह के 3 बजे बज रहे हो या तुम किसी भी आइलैंड पर हो, तुम्हें तुरंत आना होगा। फिर पार्क हन्ना की कंफ्यूजन के बीच कांग जिनवुक कहता है, साथ ही हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा। फिर कांग जिनवुक अपनी कॉपीड एबिलिटीज में से कम्यून और फायर एलिमेंट स्किल्स को चुनकर स्किल फ्यूजन एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, आपको ब्रांड ऑफ ओबीडियंस मिल गया है। इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है। पार्क हन्ना को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट आखिर है किस बारे में। कांग जिनवुक समझाता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे कागज पर साइन करवाऊंगा? मेरी ब्लैक कंपनी में तुम्हारा स्वागत है इंटर्न। फिर एक चीख के साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, आपने पार्क हन्ना के चेहरे पर ब्रांड ऑफ ओबीडियंस लगा दिया है। ब्रांड ऑफ ओबीडियंस, जिन पर यह ब्रांड लगा होता है, उन्हें कास्टर के कमांड्स पूरी तरह से मानने पड़ते हैं। कोई भी नाफरमानी करने पर जलाने वाला दर्द महसूस होता है। लेबिरिंथ गेट खुलता है और वह फिर से रोशनी देखते हैं। पार्क हन्ना, जो 30 दिन तक लेबिरिंथ में फंसी थी, आखिरकार बाहर आती है और खुशी से रो पड़ती है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि लेबिरिंथ क्लियर करने वाले हर प्लेयर को 5000 कॉइन्स मिलते हैं। पार्क हन्ना आना अभी भी कुछ पैसे वापस मिलने की खुशी में डूबी है। तभी कांग जिनवुक की ठंडी आवाज गूंजती है, अपने सारे कॉइन्स मुझे सौंप दो। तो अब कांग जिनवुक के पास 10,000 से भी ज्यादा शानदार कॉइन्स हैं। साथ ही कांग जिनवुक पार्क हन्ना से 3 दिन के अंदर ड्राम्स रिंग लाने को कहता है, पर पार्क हन्ना कहती है कि 3 दिन बहुत कम है, तो फिर 2 दिन में ले आना। जैसे ही ब्रांड ऑफ ओबीडियंस एक्टिवेट होता है, पार्क हन्ना बेबसी से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लाने का तरीका ढूंढ ही लूंगी। इसी वक्त न्यूज पर रिपोर्ट आती है कि देश की टॉप रैंक गेमिंग गिल्ड टॉवर ऑफ ट्रायल्स के 3rd फ्लोर पर अटैक करने की तैयारी कर रही है। पर कांग जिनवुक की नजरों में, जिसने पहले ही गेम क्लियर कर लिया है, यह सब बड़ा मजाकिया है। उसे लगता है कि वह सिर्फ इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि वह टावर के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। पर हर फ्लोर क्लियर करने के लिए 90 दिन मिलते हैं और अभी तो 2nd फ्लोर पर अटैक करने की भी जरूरत नहीं है। 3rd फ्लोर तो दूर की बात है। अगर तुम डिफिकल्टी बढ़ने से पहले एक अच्छा फाउंडेशन नहीं बनाओगे तो डिफिकल्टी के अचानक बढ़ने पर तुम तुरंत कुचले जाओगे। इसके अलावा अगर इंसान अगले फ्लोर को 90 दिन के अंदर क्लियर नहीं कर पाए तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। मौजूदा हालात को समझने के लिए कांग जिनवुक घर वापस आता है और सबसे पहले यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फैसला करता है कि पिछले 1 महीने में बाहर की दुनिया में क्या हुआ। हालांकि सही तरीके से और तेजी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसे कुछ लोगों से मिलना होगा। जल्द ही कांग जिनवुक अपने कुछ पुराने गेमिंग दोस्तों के साथ एक ऑफलाइन मीटिंग रखता है।
ये दोनों हैं ह्यूमन बैलिली तमान और बॉल्ड ग्वांगडोंग न्यूक्लियर फिस्ट यू योंगहवा, और साथ में कैप्टन फाटिंग यानी खुद कांग जिनवू। हालांकि नाम थोड़े अजीब हैं, पर यह ग्रुप आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। उनकी बातचीत से कांग जिनवू को गेम की करंट सिचुएशन का अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है, जिसमें अलग अलग देशों की रिप्रेजेंटेटिव गिल्ड्स के एक्शंस, स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टर्स के मूवमेंट्स और कॉइन फैक्ट्रीज चलाने के लिए लोगों को किडनैप करने वाला नया डिमोनिक ग्रुप शामिल है। साथ ही ली टेमिन बताता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स के सेकंड फ्लोर पर अचानक से बड़ी मौतों की वजह से हाल ही में एक टेस्ट शुरू किया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट की अवेकनिंग एसोसिएशन ने एक टेस्ट सेटअप किया है, जिससे पास करने के बाद ही लोग आगे चैलेंज कर सकते हैं। जो इसे पास कर लेंगे उन्हें उसी हिसाब से आइडेंटिफिकेशन कोड्स दिए जाएंगे। यह सुनकर कैंग जिन वुक समझ जाता है कि यह शायद ऑफिशियल्स का छिपे हुए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ढूंढने का तरीका है। हालांकि वह इस सिस्टम का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा अवेकनिंग टेस्ट में F क्लास या उससे कम रेटिंग पाने वाले प्लेयर्स सेकंड फ्लोर में जाने की क्वालिफिकेशन खो देंगे। वहीं दूसरी तरफ हाई वैल्यूएशंस पाने वाले प्लेयर्स को ऑफिशियल्स और टॉप रैंक गिल्ड से तुरंत इन्विटेशंस मिल जाएंगे। इसलिए अवेकनिंग टेस्ट साइट पर मौजूद लोगों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो जो F क्लास या उससे ऊपर पहुंचने की दुआ कर रहे हैं, वो पापराजी जो हाई लेवल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के दिखने की न्यूज कैप्चर करना चाहते हैं, और कुछ जीनियसेस जो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। आने वाले लोग पार खाना और पार खाजिन हैं, ब्लैक क्रो गिल्ड के भाई बहन। उनके पीछे एक और इंसान भी है। यह किम ते ही है, वॉरियर गिल्ड का एक एक्सपर्ट। रैंडम नोबडीज को भी टेस्ट के लिए लाइन में खड़े देखकर किम ते ही तुरंत पार्क हाजिन और बाकियों को अपने सामने खड़े सभी लोगों को भगाने के लिए कहता है। इस इंस्टेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस के दौरान कांग जिन वुक और उसका ग्रुप भी इसकी जब्त में आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सवाल करता है कि वो लोग यहां क्या कर रहे हैं और किनारे क्यों नहीं हट रहे। कांग जिन वुक बेबसी से कहता है, जाहिर सी बात है, हम लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहा। पाक हाजिन आगे आकर बॉडीगार्ड को धक्का देता है और डांटते हुए कहता है, तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। वह तुरंत कांग जिन वुक की तरफ इशारा करते हुए उसे दफा होने को कहता है। कांग जिन वुक थ्योरीज चढ़ाता है और तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट कर देता है। पार्क हाजिन की स्टेटस इंफॉर्मेशन हासिल करते वक्त उसे पता चलता है कि उसकी स्किल्स कॉपी करने की कंडीशन सामने वाले की दुश्मनी को मैक्सिमम तक बढ़ाना है। इसी वक्त पार्क हाना दौड़कर आती है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, पर तभी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका बेवकूफ भाई असल में उस खौफनाक दानव को भड़का रहा था। अगले ही पल एक जोरदार आवाज के साथ, तू किस बात पर भौंक रहा है? पार्क हाजिन अचानक सामने आए इस आदमी को घूरता है। अगले ही पल वह सामने वाले को सबक सिखाने के लिए एक खंजर निकाल लेता है। सामने वाले को अपनी मौत को दावत देते देख कांग जिन वुक जोर से अपने हाथ की पानी की बोतल दबाता है। सामने वाले की नजर भटकाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता है और दुश्मन का पैर तोड़ते हुए पहले ही उसके पीछे पहुंच जाता है। सबके हैरान होने के बीच कांग जिन वुक ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने कोई बहुत छोटी सी चीज की हो। भीड़ में खड़ी पार्क हाना, जो कांग जिन वुक की ताकत को जानती है, पहले ही कांप रही है। बस बहुत हुआ, पर इसी वक्त वॉरियर गिल्ड का किम ताई ही कांग जिन वुक के पास आता है। कांग जिन वुक तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है, पर लेवल गैप बहुत बड़ा होने के सिस्टम वार्निंग के बीच स्किल फेल हो जाती है। कांग जिन ह्यूक तुरंत समझ जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सिर्फ लेवल 1 पर है, जबकि सामने वाला कम से कम लेवल 20 तक पहुंच चुका है। कांग जिन ह्यूक बुदबुदाता है, उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अपने साथ एक बेबी सिटर लेकर आया है। किम ताई बस इतना कहता है, हालांकि यह बच्चा बेवकूफ है पर फिर भी मेरे काम का है। कांग जिन ह्यूक रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता है। तुम्हारा मतलब गोरियो गिनसिंग से है ना? अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मुझे कैसे पता, तो उससे अच्छा कोई काम की बात क्यों नहीं पूछते, जैसे गोरियो जिनसिंग के साइड इफेक्ट्स को कैसे खत्म किया जाए। बस करो। सामने वाले के मुंह से अपना राज सुनकर किम ताई तुरंत ब्लैकआउट बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जो उन्हें पल भर में बाकी लोगों से अलग कर देता है। बैरियर के अंदर किम ताई अंदाजा लगाता है कि शायद कांग जिन ह्यूक को कुछ पता हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि कांग जिन ह्यूक कीमत के तौर पर उसकी गिल्ड के कब्जे वाले 10 डंजन्स मांग बैठेगा। किम ताई पूछता है कि वह कांग जिन ह्यूक की बातों पर भरोसा कैसे करे। कांग जिन ह्यूक कहता है, हालांकि स्टैमिना और मैजिक पावर वापस लाने में गोरियो गिनसिंग के बेहतरीन फायदे हैं, पर इसे कच्चा खाने से मैजिक पॉइजनिंग भी हो जाती है। तुम अभी इसके साइड इफेक्ट्स ही झेल रहे हो ना? पर इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। तुम करासियन जूस, मूनस्टोन और मैंड्रिक रूट को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मैंड्रिक रूट कहां से मिलेगी, जबकि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह कहां मिलेगी। कांग जिन ह्यूक के मुंह से बिल्कुल वही सॉल्यूशन सुनकर जो उसकी गिल्ड ने रिसर्च किया था, किम ते को अब तक आधी बात पर यकीन हो चुका है। हम ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि किम ते की आवाज ठंडी पड़ जाती है। कोई चालाकी मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर इसी वक्त किम ते भी हिचकिचा रहा है। 10 डंजन्स की कीमत बहुत ज्यादा है, उसे इस पर और सोचना होगा।
पर अगले ही सेकंड किमते का वेपन टूट जाता है। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह प्रपोजल मैं रख रहा हूं और तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। इस वक्त बैरियर के बाहर ली तमुन और यू यूनवा उन लोगों से निपट रहे हैं जो उन पर अटैक कर रहे थे। यू यूनवा ठंडी सांस भरते हुए कहती हैं, जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वह आगे आए। पर तभी ब्लैकआउट बैरियर टूट जाता है और कैंग जिन ह्यूक बाहर आ जाता है। यूनवा, शांत हो जाओ। यह देखकर वो दोनों तुरंत आगे आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें मार देना चाहिए। इस बीच पार्क हाजिन को यकीन नहीं हो रहा कि किमते ने बस यूं ही उन लोगों को जाने दिया। वह अटैक करने ही वाला होता है पर तुरंत गले से पकड़ लिया जाता है। किमते ठंडी आवाज में कहता है, अपने इस लेवल के साथ तुम उस आदमी के आसपास भी नहीं पटक सकते। अगर तुमने मेरे लिए और मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो अंजाम तुम जानते हो। अगले ही सेकंड पार्क हाजिन को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस वक्त पार्क हाजिन गहरी बेइज्जती महसूस करता है और कसम खाता है कि वह कांग जिन ह्यूक से इसकी कीमत वसूल कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग जिन ह्यूक सक्सेसफुली पार्क हाजिन की स्किल कॉपी कर लेता है, शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग पल्स और ब्रीदिंग को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की ताकत देती है। अब वक्त आ गया है उस लेवल टेस्ट को एक्सपीरियंस करने का। कांग जिन ह्यूक स्ट्रेंथ टेस्टिंग एरिया में पहुंचता है। हालांकि वह स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता था, पर वह कहता है कि सिर्फ एक पुरानी डैगर ही काफी है। फिर वह मेजरमेंट के लिए रखे लो लेवल मैजिक क्रिस्टल्स को इग्नोर करता है और सीधा इंटरमीडिएट मैजिक क्रिस्टल के पास पहुंचता है। स्टाफ मेंबर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि गैप स्किल अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी है। कैंग जिन ह्यूक का ऑरा ब्लेड की एक चमक के साथ तेजी से बढ़ता है। चाकू पल भर में पूरे मैजिक क्रिस्टल को चीर देता है। इंटरमीडिएट मैजिक क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में बटा देखकर पास खड़ा स्टाफ मेंबर सन्न रह जाता है। कई लोग तो मैजिक क्रिस्टल की मैजिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं कर पाते और उसने पहली बार किसी को पूरे मैजिक क्रिस्टल को इस तरह काटते हुए देखा है। सिस्टम भी साथ साथ लेवल को एस्केलेट कर देता है। वह इंसान तुरंत अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना चाहता है, पर प्लीज रिपोर्ट करने से पहले 1 हफ्ते का इंतजार करें। वह इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कैंग जिन ह्यूक बस इतना कहता है, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं और मैं एक सिद्धांत बहुत अच्छी तरह समझता हूं। दूर के रूल्स रेगुलेशन से ज्यादा खौफनाक पास का मुक्का होता है। कैंग जिन ह्यूक फिर आसानी से टेस्टिंग एरिया के बाहर आ जाता है, पर दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक जानी पहचानी शक्ल से होती है। यह पार्क हाना है, जो वादे के मुताबिक ब्रामसेस रिंग लेकर आई है। रिंग सौंपने के बाद पार्क हाना चाहती है कि कांग जिन ह्यूक उस पर लगा ब्रांड हटा दे, पर वह उसे बेरहमी से मना कर देता है। वह सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर जाता है, मैं देखूंगा कि आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। दूसरी तरफ यू यूनवा और बाकियों को यह जानकर यकीन नहीं हो रहा कि कांग जिन ह्यूक का इवैल्यूएशन लेवल असल में F क्लास है। असल में कांग जिन ह्यूक ने जानबूझकर इसे छिपाया, क्योंकि जो प्लेयर्स लेवल इवैल्यूएशन का पहला राउंड पास नहीं कर पाते उनके लिए टेस्टिंग का दूसरा राउंड होता है। वह एक अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ सेकंड राउंड टेस्टिंग लोकेशन पर जाकर कुछ हासिल करना चाहता है। सेकंड राउंड टेस्ट में प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स से भरा कोई भी डंजन क्लियर करना होता है। वह जिस जगह जा रहा है, चाहे वह 10 अरब साल पहले टावर ऑफ ट्रायल्स में हो या आज के इस रियलिटी बन चुके गेम में, उसे हमेशा से एक ऐसा फॉरबिडन जोन माना गया है जिसे कोई जीत नहीं सकता। तो कुछ दिनों बाद कांग जिन ह्यूक अपना होलिया बदलता है और कॉरिडोर ऑफ द खरब नान के डंगन में पहुंच जाता है। अरे मिस्टर कांग, सामान उठाने में मदद करो। इस रूइन पर एक गिल्ड ने कब्जा कर लिया है। इस जगह पर बिना शक के अंदर आने के लिए कांग जिन ह्यूक एक पोर्टर के तौर पर रजिस्टर करता है और लोगों के बीच घुल मिल जाता है। इस वक्त एक साथी मिस्टर कांग से पूछता है कि वह इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए हैं। कांग जिन ह्यूक बस मुस्कुराता है और जवाब देता है, जिंदगी की मजबूरियां। वह आदमी अपना फोन निकालता है और कहता है, उनकी एक बीवी है, लोमड़ी जैसी खूबसूरत, और 2 बच्चे हैं, खरगोश जैसे प्यारे, और वह उनके लिए ही यहां आए हैं। डेथ फ्लैग्स जैसी लगने वाली ये बातें सुनकर कांग जिन ह्यूक पसीने से तरबतर हो जाता है। वह आदमी कांग जिन ह्यूक से यहां सावधान रहने को कहता है, क्योंकि यहां अंदर मशीन स्टार्ट नहीं हो सकती और एम्बुलेंसेस पहुंच नहीं सकती। फिक्र मत करो, कम से कम इस टीम का हर इंसान सही सलामत घर लौटेगा। कांग जिन ह्यूक की इतने कॉन्फिडेंस से कही गई बात सुनकर वह आदमी पॉलिटली मुस्कुराता है। मैं आपकी बात पर भरोसा कर लेता हूं। आजकल के जवान लड़कों में सच में बहुत जोश होता है। जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सपोर्ट टीम के तौर पर आए कांग जिन ह्यूक और बाकियों को आगे बढ़ने से पहले उस स्ट्राइक टीम का इंतजार करना होगा जिसने इस डंजन को जीतने का मिशन लिया है। पर इसी वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स क्लियर करने वाले पहले इंसान के लिए स्पेशल रिवॉर्ड डिलीवर हो जाता है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो सिर्फ कांग जिन ह्यूक देख सकता है, अचानक उसके सामने आ जाता है। स्पेशल रिवॉर्ड खोलते ही लक और अडेप्टेबिलिटी की वैल्यूज 20% बढ़ जाती हैं। कोल्ड हार्ट एक्टिवेट हो गया है, जो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में शांत रहने में मदद करता है। पैसिव स्किल मोनोपोली एक्टिवेट हो गई है। जब आप सारे रिवॉर्ड्स पर कब्जा कर लेते हैं तो आप उनमें से सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। मोनोपोली स्किल की डिस्क्रिप्शन देखकर कांग जिन ह्यूक सोचता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स में कई मिस्ट्री बॉक्स रिवॉर्ड्स होते हैं, पर हजारों में से भी कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे कुछ अच्छा हासिल हो। पर मोनोपोली स्किल असल में उसे प्रोबेबिलिटी को किनारे रखकर सबसे वैल्यूएबल आइटम हासिल करने की ताकत दे सकती है।
यह स्किल तो बस कमाल की है। इसी वक्त कांगजिन यू के पीछे रोशनी की शानदार किरणें दिखाई देती हैं। गिल्ड वाले की मेन स्ट्राइक टीम आ चुकी है। सॉन्ग चुनवा इस टीम का कैप्टन है। देश की टॉप 10 रैंक्ड गेमिंग गिल्ड वाले ने सक्सेसफुली कॉरिडोर ऑफ द करप्ट डंजन का बाहरी हिस्सा क्लियर कर लिया है। पर बॉस कांगजिन यू की नजरों में यह थोड़ा अजीब लग रहा है। उसे लगता है कि इस गिल्ड की ताकत उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। इस वक्त पोर्टर्स और गहराई में जाने के लिए स्ट्राइक टीम के पीछे पीछे चलते हैं। फोरमैन कांग जिन यू से असिस्टिंग फॉरेनर्स को पानी देने को कहता है, पर उन फॉरेनर्स पर बने सिंबल्स देखकर कांग जिन यू की नजरें तेज हो जाती हैं। ये कॉन्टिनेंट यू की एलीट गिल्ड डिजाइन है। इस बीच भीड़ में एक छोटी सी कद काठी का इंसान कैंग जिन यू का ध्यान खींचता है। कैंग जिन यू कुछ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए इसी इंसान को चुनने का फैसला करता है। आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा बर्फ का पानी पी लीजिए। कैंग जिन यू साथ ही कम्यून स्किल भी एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट के बीच सामने वाले के मन में आपके लिए हल्का सा फेवरेबल इंप्रेशन बन गया है। थैंक यू। आमर के नीचे से एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की सामने आती है। ये वही है। कैंग जिन यू का दिल धड़क उठता है। ये लड़की कॉन्टिनेंट यू के लोरेंजिया नोबल फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। साथ ही एक ऑल अराउंड प्लेयर भी जो डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर सकती है और जिसके पास अटैक, डिफेंस और ऑक्सिलरी हीलिंग स्किल्स हैं। एम्स्टरडैम के सेंटेस के नाम से मशहूर टेरेसा दे लोरेंसिया। टेरेसा को यहां देखकर कैंग जिन यू अब समझ गया है कि यह ग्रुप यहां तक लड़ते हुए कैसे पहुंच पाया। हालांकि एलीट प्लेयर्स सारे थर्ड फ्लोर पर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए टेरेसा का यहां दिखना थोड़ा अजीब है। कैंग जिन यू तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि लेवल गैप बहुत बड़ा है। स्किल एक्टिवेशन फेल हो गई, पर अगले ही सेकंड लक और अडेप्टेबिलिटी वैल्यूज ने गैप कम कर दिया है। आपने लेवल 2 आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट कर लिया है। आपने सामने वाले का स्टेटस देख लिया है। कैंग जिन यू हैरान है पर खुश भी। फिर वह टेरेसा का बेहतरीन एट्रीब्यूट पैनल देखता है और साथ ही स्टेटस में करियर, क्वेस्ट एंड प्रोग्रेस का मार्क भी। कैंग जिन यू टेरेसा के यहां आने का मकसद भी समझ जाता है। सिस्टम यह भी प्रॉम्प्ट करता है कि टेरेसा दुनिया की टॉप 100 प्लेयर्स में से एक है। जब आप उसे खतरे से बचाएंगे तो आप उसकी कोई एक स्किल कॉपी कर सकेंगे। थैंक यू। इसी वक्त टेरेसा पानी खत्म करती है और बड़े प्यार से कैंग जिन यू को शुक्रिया कहती है। यू आर वेलकम। कैंग जिन यू सोचता है मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे नाइट सर्कल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनहेरेंट एबिलिटी मानी जाने वाली स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स हासिल करने का मौका दिया है। पर सवाल यह है कि वह इस औरत को किसी मुसीबत में कैसे डाले और फिर उसकी जान कैसे बचाए। इस बीच स्ट्राइक टीम कैप्टन सॉन्ग चुनवा को एक बुरी खबर मिलती है। एडवांस स्काउट्स की एक टीम पूरी तरह से मारी गई। साथ ही एक फर्स्ट लेवल गार्डियन हमलावरों पर नजर रखे हुए हैं और 10 मिनट के अंदर डंजन गार्डियन को जगा देगा। किसी अनजान बेवकूफ की वजह से अलार्म सिस्टम को ट्रिगर होते देख सॉन्ग चुनवा लगभग पागल हो जाता है। अगर गार्डियन सामने आ गया तो उनकी टीम के कम से कम आधे मेंबर्स मारे जाएंगे। अभी भी 10 मिनट हैं। शायद एक ऑर्डरली रिट्रीट से बात बन जाए, पर नहीं। वह बड़ी मुश्किल से टीम कैप्टन की पोजीशन तक पहुंचा है। पहला मिशन ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वह एक फैसला लेता है, आगे बढ़ो। भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे? गार्डियन बस आने ही वाला है। बाकी लोग सवाल उठाते हैं। बकवास बंद करो। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। इसके अलावा हमारे जीतने के चांसेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे पास सेंटेस टेरेसा है। इस बीच गिल्ड के साथ आए सोलो प्लेयर्स को भी गार्डियंस के जागने की खबर मिल जाती है। एक औरत बाकियों को शांत रहने के लिए कहती है। गिल्ड वाले एक मेजर गिल्ड है और सोलो प्लेयर्स को बस ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। पर अगले ही सेकंड उसके पीछे एक जोड़ी विशालकाय हाथ दिखाई देते हैं। पल भर में खून के छींटे उड़ जाते हैं। डंजन गार्डियन आ चुका है। कैप्टन सॉन्ग चुनवा चिल्लाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हर कोई एलीट मॉन्स्टर से लड़ रहा है, पर अब फ्रंट लाइन के शील्ड्स उठाने और सपोर्ट प्लेयर्स के बफ स्किल्स रिलीज करने के बावजूद ताकतवर रेलिक गार्ड के सामने कुल्हाड़ी का सिर्फ एक वॉर फ्रंट लाइन टैंक को लगभग कुचल देता है। यहां तक कि वह नॉन गिल्ड प्लेयर्स जो एक साथ चैलेंज करने आए थे, उन्हें भी अब उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सोलो प्लेयर्स भी जानते हैं कि उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है और वह मन ही मन दुआ कर रहे हैं कि कोई आकर उन्हें बचा ले। अगले ही सेकंड तेज कदमों की आवाज के साथ ब्लॉन्ड बाल दिखाई देते हैं और लेवल 4 स्किल साइन ऑफ द क्रॉस एक्टिवेट हो जाती है। एक शानदार होली लाइट के बीच एक इंसान पल भर में सारे रेलिक गार्ड्स को मार गिराता है और एक कूल सी एंट्री लेता है। उस तेज गोल्डन लाइट में वह सेंटेस टेरेसा है। यह देखकर कि रेलिक गार्ड्स लॉजिस्टिक्स यूनिट तक पहुंच चुके हैं, टेरेसा तुरंत वहां जाकर सपोर्ट देने का फैसला करती है। पर लॉजिस्टिक्स एरिया में पहले ही केओस मच चुका है। फोरमैन को याद आता है कि कैसे कैंग जिन यू ने पहले कहा था कि वह लोग सही सलामत घर लौट सकेंगे। पर अपने सामने रेलिक गार्ड को देखकर उसका मन कर रहा है कि वह कहे क्या बकवास है। पर अगले ही सेकंड एक पर्पल लाइट चमकती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सही सलामत घर ले जाऊंगा। फोरमैन सन्न रह जाता है और फिर से चिल्लाता है,
मिस्टर कैंग, आपके पीछे एक और मॉन्स्टर है। पर कैंग जिन यू आसानी से डॉज कर लेता है। अटैक से बचते हुए फायर एलिमेंट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। आग की लपटें पल भर में मॉन्स्टर को घेर लेती हैं और उसे वहीं का वहीं मार डालती हैं। फोरमैन को तसल्ली देने के बाद कैंग जिन यू सोच में पड़ जाता है कि रेलिक गार्ड्स को जगाने की जहमत आखिर किसने उठाई होगी। इसी वक्त कैंग जिन यू अभी भी चाहता है कि फोरमैन जल्दी से वहां से चला जाए, पर अचानक ब्लॉन्ड बाल हवा में लहराते हुए उसके पास से गुजरते हैं। फोरमैन को पल भर में कोई दूर ले जाता है और वो इंसान ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, पर तुमने असल में नॉन कॉम्पिटेंस को चाकू से डराया धमकाया। तुमने ही अभी रेलिक गार्डियंस को जगाया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाली हूं। यह अजीबोगरीब बातें सुनकर कांग जिन यूक हैरान रह जाता है। माफ करना क्या? पर अगले ही सेकंड सेंट टेरेसा पहले ही अटैक कर चुकी है। फिर वह कहती है, रेजिस्ट मत करना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। टूटी फूटी जमीन को देखकर कैंग जिन यूक सोचता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूं? पर अभी टेरेसा इतनी गुस्से में है कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं और उसे अपनी बात समझाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। अगर बात यह है तो एक अटैक डॉज करते हुए कैंग जिन यूक अचानक अपना हाथ घुमाता है और पल भर में टेरेसा को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। फिर टेरेसा के चेहरे पर एक चाकू रख देता है। मैं वह मुजरिम नहीं हूं जिसने गार्डियंस को जगाया है। अगर मैं होता तो अब तक तुम्हें मार चुका होता। इस वक्त फोरमैन भी वहां आकर सफाई देता है कि कांग जिन यूक ने ही उसकी जान बचाई है। यह सुनकर टेरेसा सामने रह जाती है। उठने के बाद वह खुद को कैंग जिन यूक से बार बार माफी मांगने से रोक नहीं पाती। कैंग जिन यूक हाथ हिलाकर बात टाल देता है। फिर टेरेसा को यह पूछते सुनकर, तुम अपनी ताकत क्यों छुपा रहे हो? कैंग जिन यूक बस मुस्कुरा देता है। तुम गिल्ड जायोन यहां छुपकर पीटर्स कवनेंट हासिल करने और अपना जॉब चेंज पूरा करने आई हो ना? जहां टेरेसा हैरान है कि कैंग जिन यूक को यह बात कैसे पता, वहीं मैं सोचता हूं तुम्हें भी कुछ चाहिए जिसे मैं छुपकर हासिल करना चाहता हूं, और मैं इस रूइन को क्लियर करने की सारी स्ट्रैटेजीज जानता हूं। और टेरेसा, तुम बहुत काबिल हो। हमें जो चीजें चाहिए वह एक ही जगह पर है। तो फिर क्या ख्याल है, साथ चलना चाहोगी? दूसरी तरफ यह सुनकर कि टेरेसा अकेले जा चाहती है, सोंग जिनवो के चेहरे पर एक क्या तुम पागल हो गई हो वाला एक्सप्रेशन है। पर टेरेसा उन्हें उनका पुराना अग्रीमेंट याद दिलाती है कि बॉस पर अटैक करने से पहले उसे अपने तरीके से काम करने की पूरी फ्रीडम है। यह सुनकर सोंग जिनवो शर्मिंदा हो जाता है। आखिरकार वह हाथ हिलाते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम्हें हमारी तय की हुई लोकेशन पर वापस आना होगा। इसके साथ ही टेरेसा पूछती है कि क्या वह मदद के लिए एक पोर्टर को साथ ले जा सकती है, और सोंग जिनवो कहता है, जो मर्जी आए करो। यह सुनकर टेरेसा की आंखें चमक उठती हैं। सारे पोर्टर्स के चेहरे पर खौफ है। हालांकि टेरेसा बहुत खूबसूरत है, पर मेन फोर्स को छोड़कर अकेले जाना सीधा सुसाइड है। इसी वक्त मैं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। कैंग जिन यूक पूरे ड्रामा के साथ आगे आता है। आसपास के लोग तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस अच्छी है, पर तुम अपनी जान के साथ गैम्बल नहीं कर सकते। प्यार जान से बढ़कर नहीं होता। तुम अभी बहुत यंग हो। यह सुनकर कैंग जिन यूक भी नाटक में शामिल हो जाता है और कहता है, अंकल, आप किसी के लिए मेरा बर्निंग पैशन देख सकते हैं। इस पल मुझे अपने प्यार के लिए आग और पानी से गुजरना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अंकल उसकी बातों से हैरान रह जाते हैं। क्या बात है, इसे कहते हैं यूथ। आगे बढ़ो मेरे शेर, मिस्टर कैंग। पोर्टर इस ईरा का आखिरी रोमांटिक इंसान अपने पीछे हो रही इन बातों को सुनकर कैंग जिन यूक का मन करता है कि वह कहे, मैं क्या ही कहूं यार। इस वक्त कैंग जिन यूक और सेंटेस टेरेसा डंजन की गहराइयों में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने एक अजीब से लाल कॉफिन को घेर रखा है। टेरेसा सीधे बताती है कि उसे जो जॉब चेंज आइटम चाहिए वह उसी कॉफिन में है, पर सबसे पहले उन्हें उस कॉफिन के बाहर मौजूद बैरियर को हटाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही वो दोनों सोच में पड़ते हैं, सिस्टम वार्निंग आती है, करप्ट कॉरिडोर का मास्टर तुम्हें देख रहा है। कैंग जिन यूक चौंक जाता है। वह जानता है कि प्रॉम्प्ट रूइंस में छिपी एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस की वजह से आया है। वह अभी सोच ही रहा होता है कि इस बंदे ने प्लेयर्स में इंटरेस्ट क्यों लिया है कि तभी टेरेसा पूछती है, क्या यह बॉस की तरफ से है? वह हमें देख रहा है, इसका मतलब वह हमें पहचानता है। नहीं, इसका मतलब है कि वह मुझे पहचानता है। कैंग जिन यूक का यह बेमतलब का कॉन्फिडेंस टेरेसा को थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है, इसलिए वह पूछती है, तुमने कहा था कि तुम यहाँ के सारे फंक्शंस जानते हो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगले ही सेकंड टेरेसा हवा में उड़ते हुए मॉन्स्टर्स के बीच पहुंच जाती है। जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेरेसा लेवल 5 स्किल बैटल सॉन्ग एक्टिवेट कर देती है। 10 मिनट के लिए सारे एट्रीब्यूट्स 3 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। कैंग जिन यूक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे जो करना है वह बहुत सिंपल है। सारे मॉन्स्टर्स की अटेंशन अपनी तरफ खींचना। अनगिनत अनडेड क्रीचर्स से घिरने के बाद टेरेसा लेवल 5 स्किल डिविनिटी रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट करती है। जैसे ही होली लाइट उन अनडेड क्रीचर्स को रोकती है, टेरेसा उन मॉन्स्टर्स के बीच ऐसे चलती है जैसे वह कोई खाली जगह हो, जहां एक तरफ सारे मॉन्स्टर्स टेरेसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
कैंग जिन यूक आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर पैर रखते हुए तेजी से उस बैरियर वाले कॉफिन की तरफ जाता है। पर तभी उसकी गर्दन के पास एक लाल और काली लाइटनिंग चमकती है। पलक झपकते ही कैंग जिन यूक की जगह पर एक भयानक एक्सप्लोसिव अटैक होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट रूइन का हिडन किंग एलीट लिच आ चुका है। इस वक्त धुएं के गुबार के बीच कांग जिन युक बिना किसी खरोंच के बाहर आता है। उसने एलीट लिच के आने को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। हालांकि उन अनडेड मॉन्स्टर्स के बीच अचानक कई और रेलिक गार्ड्स आ जाते हैं जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हालांकि रेलिक गार्ड्स बीच में आते हैं, पर जब तक वह अपनी पोजीशनिंग पर ध्यान देगा, एलीट लिच की डार्क लाइटनिंग उसे इन गार्ड से निपटने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एलीट लिच की लाइटनिंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, यह किसी भी बैरियर को तोड़ सकती है। इस वक्त वो लाइटनिंग सीधा कांग जिन युक के चेहरे की तरफ आती है। कैंग जिन युक अपनी पोजीशनिंग से उससे डॉज कर लेता है। वो लाइटनिंग सीधा कॉफिन के बाहर लगे बैरियर से जाकर टकराती है। जोरदार धमाके के साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, मैजिक बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां की हवा इस पल मानो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। कैंग जिन युक मौके का फायदा उठाकर बाकी बचे गार्ड्स को भी चीरता हुआ आगे बढ़ता है। अपने सामने खड़े एलीट लिच को देखकर वह ठंडी आवाज में कहता है, अब तू अकेला है, बता अब हमें क्या करना चाहिए। अगले ही सेकंड सोर्ड की एक तेज चमकती है और लिच वहीं का वहीं मारा जाता है। पर यह कांग जिन यूक ने नहीं किया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कोई अपने पैरों तले कंकाल को कुचलता है। सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसे मूव करता है जैसे वह मॉन्स्टर के एक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकता हो। मुझे पता था तुम यहीं आओगे, काफी वक्त बाद मिले। कैंग जिन यू अपने सामने खड़े आदमी को देखता है और कहता है, तुम कौन हो?" वह आदमी यह देखकर कि कैंग जिन यू ने उसे पहचाना नहीं, हैरानी से पूछता है, तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? लगता है मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। कैंग जिन यू आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और तुरंत सामने वाले का नाम जान लेता है, शियन योंग। उसकी स्किल्स कॉपी करने की कंडीशन यह है कि उसे उसी की स्पोर्ट्समैनशिप का इस्तेमाल करके हराना होगा जिस पर उसे इतना घमंड है। कैंग जिन यू की नजर सामने वाले के हाथ में मौजूद लॉन्ग सोर्ड पर भी पड़ती है जिस पर शियन लॉन्ग लिखा है। उसे अचानक याद आता है कि म्यूजियम से भी एक तलवार गायब थी। वह सोचता है कि आखिर यह तलवार किसके पास हो सकती है। यह तब की बात है जब टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी नहीं बना था। तब उसने एक बार किसी को हराया था। उसके बाद से जब भी उस बंदे को मौका मिलता वह उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता रहता था। तो वह तुम हो, वह साइको स्टॉकर। तुमने मुझे पहचाना। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? कैंग जिन यू सोचता है कि इस इंसान का जद्दी टेम्पर सच में उसके सिर में दर्द कर देता है। अब जब गेम रीस्टार्ट हो चुका है तो मैं तुमसे दोबारा नहीं हारूंगा। अगर तुम लड़ने की जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर मेरी कंपेनियन चुपचाप खड़ी होकर तमाशा नहीं देखेगी। चेन योंग लहरता है, मैं किसी को भी हमारे ड्यूअल के बीच में नहीं आने दूंगा। चेन योंग फिर बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही आसपास का नजारा धीरे धीरे बदलने लगता है, कैंग जिन यू कॉफिन में रखी एक चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है। टेरेसा को बीच बचाव करने का वक्त ही नहीं मिलता। कैंग जिन यू धीरे से कहता है, सी यू लेटर। अगले ही सेकंड दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। सियन योंग कांग जिन यू को एक अरीना में खींच लेता है और साथ ही एक स्किल एक्टिवेट कर देता है, 1-on-1, जो उसके सारे एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ा देती है, जबकि कांग जिन यू के सारे एट्रीब्यूट्स 10% कम कर देती है। यह सेंस करते हुए कि बैटल सिचुएशन उसके लिए एक्सट्रीमली अनफेवरेबल हो चुकी है, कांग जिन यू बस ठंडी हंसी हंसता है। अगले ही सेकंड एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। डिटेक्ट किया गया है कि आपकी बैटल सिचुएशन एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है। स्किल फ्यूजन की स्पेशल कंडीशन ट्रिगर हो चुकी है। जब बैटल आपके लिए हद से ज्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाए और ओरिजिनल कॉपी डिफिकल्टी से कहीं आगे निकल जाए तो कॉपी कंडीशन बदलकर फर्स्ट कॉपी हो जाती है।